यूपीसीएस प्रीलिम्स 2020 की परीक्षा में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे गए। तो पहला प्रश्न इसमें जो आया कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण इसका अंश नहीं है। तो यहाँ पे परिचालन, भौतिक, सांस्कृतिक और जैविकीय पर्यावरण के बारे में बात की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो परिचालन पर्यावरण का हिस्सा या अंश नहीं है। पर्यावरण को सामान्यतः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो परिचालन पर्यावरण इसका हिस्सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1987 में यूएन में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था तो आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से वो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जैव भू रासायनिक चक्र कई प्राकृतिक चक्रों में से एक है जिसके तहत संरक्षित पदार्थों का पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक और अजैविक घटकों में प्रवाह होता है। चक्रण के मुख्य रासायनिक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। जैव भू रासायनिक चक्र एक पारिस्थितिकी संकल्पना है। यह पारितंत्र की कार्यशीलता का अभिन्न अंग है। इसके विभिन्न रूप हैं जैसे कार्बन चक्र है, जल चक्र है इत्यादि है। जीव द्रव्य के मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशेष चक्रों द्वारा वायुमंडल से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण से मुक्त होकर जीवमंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कहाँ पे। तो वो बेनेट द्वारा किया गया था। तो बेनेट द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा प्रस्तुत की गई। जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि समुदायों, पारितंत्र, बायोम तथा जैवमंडल का अध्ययन सम्मिलित है जो पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की रचना करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द समय के साथ एक निश्चित दिशा में बदल जाती है। झीलों और आर्द्र भूमियों में शुरू होने वाली गीली पारिस्थितिकी संक्रमण श्रृंखला में यह डूबने वाले पौधे, फ्लोटिंग पत्तों के पौधे, पानी निष्कर्षण संयंत्रों, रीड, यांग पेड़ और अल्डर पेड़ जैसे चरम जंगलों तक पहुंचता है। पशु समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र वानस्पति के संक्रमण के साथ बदलते हैं जिससे व्यापक पारिस्थितिकी संक्रमण परिलक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। तो वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत ताप कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्रीन हाउस के प्रभाव के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824 में जोसेफ फूरियर ने सर्वप्रथम बताया था और ग्रीन हाउस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निल्स गुस्टफ ने 1901 में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये नहीं है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 वायुमंडल में पाई जाने वाली मानवीकृत ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड डीजल या कोयले के दहन के प्रदूषित धुएं का मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। यह पेट्रोल, डीजल और कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है और बिजली कड़कने से आसमान में भी बनती है। बच्चों को सर्दियों में सांस की बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाती है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों में से केवल 3 ऑक्साइड अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O ही पर्याप्त मात्रा में वातावरण में मौजूद हैं। नाइट्रोजन के 2 अन्य ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड NO3 और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी N2O5 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपको चारों में से बताना कौन से हैं। तो समुद्र जल का तल बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। तो यहाँ पे ये चारों ही सही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें। और भी यहाँ पे वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो तापमान में तीव्र बढ़ोतरी, पहाड़ों पर पिघलते ग्लेशियर, हिमनद का पिघलना,
समुद्र जल तल बढ़ना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना और वर्षा प्रतिरूप में बदलाव आना। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण के सबसे प्रमुख कारण क्या है, निम्नवत है। पहला क्या है, तो तीव्र वनोन्मूलन, जिसके कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा, गैरकानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। और तीसरा जो है वो प्रदूषण ने विभिन्न प्राणियों के आवास के भिन्न भिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है। इससे इसमें रहने वाले जीवों का जीवन काल क्या हो गया है, वो कम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो हरियाणा का नहीं हिस्सा है, बाकी वो सबका है। क्वेश्चन नंबर 11, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः निश्चित स्थान पर बदलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको सीयर कहा जाता है। तो सीयर के बारे में डिटेल देखते हैं। तो जीवों के भिन्न भिन्न आबादी वाले स्थानों को समुदाय कहते हैं। इन समुदायों के समूह को जीव समुदाय कहा जाता है। और समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको सीयर कहा जाता है। परिवर्तन तथा परिवर्धन की यह प्रक्रिया, जिसमें पहले की अस्थायी क्रमावस्थाओं के बनने तक अनुवर्ती अस्थायी क्रमावस्थाएं बनती रहती हैं, इस प्रकार इस संपूर्ण क्रमिक प्रक्रिया को पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रमण एक दीर्घकालीन क्रिया है जिसके अंतिम चरण में एक अस्थायी या चरम समुदाय स्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है और भारत में लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी, के लेखक कौन है। तो वो रेचल कार्सन है इसके लेखक। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इस पुस्तक के लेखक रेचल कार्सन हैं। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का दस्तावेजीकरण करते हुए प्रकाशित की गई। कार्सन ने रासायनिक उद्योगों पर विघटन फैलाने का आरोप लगाया और सार्वजनिक अधिकारियों ने उद्योग के विपणन दावों को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनका आपको ऑर्डर सही करना है कि काल क्रमानुसार ये कब कब चीज़ें हुई हैं। तो हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, और दूसरा है, यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं। यूट्रोफिकेशन जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। जलीय तंत्र में जलीय प्रदूषण बढ़ने के कारण जैविक तथा अजैविक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सुपोषण कहते हैं। इससे जलीय पौधों जैसे कि शैवाल आदि की वृद्धि हो जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तथा जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इनको एक ऑर्डर में आपको मैच करना है कि ये कब चीज़ें बनी हैं। तो द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हम देख लेते हैं, 1972 में हुआ। ब्रटलैंड आयोग का प्रकाशन 1987 में हुआ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 89 में हुआ, और रियो पृथ्वी जो शिखर सम्मेलन था 1992 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, ये जो है ये सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो 2020 में आप देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 17 प्रश्न पूछे गए जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस किस टॉपिक से पूछे गए, वो भी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी।